Welcome back, students. Today we are going to start our new chapter, the units and measurements. And in this chapter, we are firstly discuss about why we need the measurement. कि हमें measurement करने की जरूरत क्यों पड़ती है? Okay. अगर सपोज हमें किसी सामान को खरीदना है तो उसको सामान को खरीदते टाइम हम क्या करेंगे कि हमें अमाउंट बताना पड़ेगा कि हमें इतने अमाउंट के अंदर सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट है। ओके, अगर उस अमाउंट के अकॉर्डिंग हमें अगर वो सामान ना दिया जाए, क्या बोला जाए हमें कि ऐसे ही हमें कोई बोल दे कि ये ले जाओ भाई, ये तुम्हारा 1 kg 1 किलो सामान है या फिर 2 किलो सामान है, बिना ही मेजरमेंट के, तो या तो दुकानदार को नुकसान हो सकता है। मीन्स हो सकता है कि बिना मेजरमेंट के वो क्या करे, जितने अमाउंट में हमने सामान मांगा है उससे ज़्यादा दे दे, या फिर ऐसा होने की संभावना बहुत ही कम है, लेकिन हो सकता है कि वो हमें क्या करे, जितना सामान हमने मांगा है उससे कम दे। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, डेली लाइफ के अंदर एक प्रॉपर तरह से डील करने के लिए हमें मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। और मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है और उन फिजिकल क्वांटिटीज को हमें डिफाइन करना पड़ेगा। सबसे पहले हम फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनकी टर्म्स के अंदर हम डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली क्या कर सकते हैं, लॉज ऑफ फिजिक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, द फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which can be measured directly or indirectly in terms of which the laws of physics can be expressed. Okay, वो ऐसी क्वांटिटीज जिनको या तो सीधे या फिर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किसी भी मेथड से मेजर किया जा सके और जिनकी टर्म्स के अंदर फिजिक्स के लॉज को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास लेंथ है, मास है, टाइम है, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ये भी फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स के अंदर ही आती हैं। हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं। पहली है फंडामेंटल क्वांटिटी एंड दूसरी है हमारे पास डेराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल के बारे में हमने पहले भी एक टॉपिक में बात की है, पहले वाले लेक्चर के अंदर भी बात की थी। फंडामेंटल क्वांटिटीज या फिर बोलें कि फंडामेंटल अपने आप में क्या होता है, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता और उसकी वैल्यू क्या रहती है हमेशा ही, चाहे हम अर्थ के ऊपर बात करें, आउट ऑफ द अर्थ बात करें, इस प्लेनेट पर, दूसरे प्लेनेट पर या किसी भी जगह पर बात करते हैं, तो वो चीजें क्या रहती है, कांस्टेंट रहती हैं। ठीक है, तो fundamental quantities are those quantities which do not depend upon the other quantities or which are independent of the other physical quantities are known as fundamental quantities. We have 7 fundamental quantities in our daily life. First one is mass, length, time, temperature, electric current, amount of substance and luminous intensity. ठीक है, तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं हमारे पास। कौन कौन सी? लेंथ है, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। ओके, तो ये तो हो गया हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में। अब बात करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज की। डिराइव्ड क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, जिनका हम डेरिवेशन करते हैं किनकी हेल्प से, फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से। मींस हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करना है और उनकी हेल्प से हमें हमारी नई क्वांटिटीज को ऑब्टेन करना है। तो उन जो क्वांटिटीज हमें ऑब्टेन होंगी उन्हें हम क्या बोल देंगे, डेराइव्ड क्वांटिटीज बोल देंगे। ओके, जैसे एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है वेलोसिटी का। वेलोसिटी क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ की डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है और टाइम, लेंथ और टाइम के ऊपर हमारी क्या है, वेलोसिटी डिपेंड कर रही है। तो इट मींस ये क्या है, एक नई हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी है वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट मींस ये लेंथ के ऊपर और टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है। नेक्स्ट हम बात करें फोर्स। फोर्स के अंदर हम देखते हैं कि मास इनटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो फोर्स किन किन क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है और एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो फोर्स को डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, दो और क्वांटिटीज को पहले कंसीडर करना पड़ रहा है। इट मींस जो हमारा फोर्स है वो दो क्वांटिटीज के ऊपर और डिपेंड कर रहा है। तो ये दोनों क्वांटिटीज क्या रहेंगी, डिराइव्ड क्वांटिटीज रहेंगी। सो ये हमारे पास कुछ क्वांटिटीज के बारे में बात की हमने। आगे हम बात करेंगे हमारे
मेजरिंग प्रोसेस के बारे में, मेजरिंग प्रोसेस। So let's talk about the measuring process. Measuring is the process of comparing the two quantities. Suppose we have a physical quantity which is to be measured, and when while measuring that quantity, we will going to compare that quantity with a standard quantity. Okay, मीन्स हमारे पास कोई क्वांटिटी है जिसको हमें मेजर करना है, तो मेजर करने के लिए हमें क्या करना होगा कि उस क्वांटिटी को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किसी एक ऐसी क्वांटिटी के साथ में जिसकी मेजरमेंट हमें पहले से पता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो कैसी क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। तो मेजरिंग करते टाइम हमें दो चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए, द यूनिट इन विच क्वांटिटी इज मेजर्ड, जिस यूनिट के अंदर क्वांटिटी को मेजर किया जाना है वो यूनिट हमें पता होनी चाहिए। दूसरा है न्यूमेरिकल वैल्यू, या फिर बोले हम मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी, हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट किसके इक्वल रहेगा, हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू में साइज ऑफ द यूनिट के। सपोज वी आर measuring any physical quantity, and so I am representing the measurement by q. Q will be equals to numerical value. For numerical value I am writing here n, and the size of unit I am writing here u. So the measurement or the measure of a physical quantity will be equals to n u, numerical value into में size of the unit. Suppose we are measuring the length of a room. Okay, suppose we are measuring the length of a room and it is 5 meter. Okay, we have expressed the length in meter, and it is also written in the form of centimeters, and it will be equals to 500 centimeter. We can observe from there that if the unit size of the unit is large, then the numerical value is small, and when the size of the numerical value is small, then the numerical value is large. Means जब numerical value जो है हमारी size of the unit के inversely proportional रहती है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, the numerical value is inversely proportional to size of the unit. ऐसा क्यों है, क्योंकि जैसे ही हम क्या करते हैं, साइज ऑफ द यूनिट को बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाती है। सो न्यूमेरिकल वैल्यू n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u. ओके, और n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, लेकिन जो मेजरमेंट है हमारी, वो मेजरमेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अगर हमने साइज ऑफ द यूनिट को घटा दिया है या बढ़ा दिया है, उससे हमारी जो मेजरमेंट है वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगी। रूम की लेंथ अगर हमारे पास 5 मीटर है तो वो 5 मीटर ही रहेगी, चाहे हम उसको सेंटीमीटर में रखें या फिर मीटर के अंदर रखें। सेंटीमीटर में रखेंगे तो वो 500 सेंटीमीटर हो जाएगी, और मीटर में रखते हैं तो वो 5 मीटर हो जाएगी। तो यहाँ से अगर हमारे पास दो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास दो न्यूमेरिकल वैल्यूज आ रही हैं n1 n2 किसी एक मेजरमेंट के लिए, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, q इज इक्वल्स टू n1 u1 इज इक्वल्स टू n2 u2. यहाँ पर n1 is the numerical value associated with the unit u1, and n2 is the numerical value associated with the unit u2. Okay, so this is the measuring process of the of any physical quantity. Let's talk about the physical units and their desirable characteristics. Physical units are those units which are chosen to express, या फिर बोल सकते हैं which are chosen to measure the physical quantities of the same kind. Okay, physical units are the standard amount of physical quantity chosen to measure the physical quantity. किसी भी क्वांटिटी का वो स्टैंडर्ड अमाउंट जिसको हम चूज करते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए ऑफ द सेम काइंड. ओके, ऐसा नहीं है कि हमें मास को मेजर करना है और हम एक मीटर स्केल का इस्तेमाल कर रहे हैं. ओके, सेम काइंड की हमें फिजिकल क्वांटिटी का यूज करना पड़ेगा. अगर हमें सपोज मास को मेजर करना है तो हमें वेट का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा. ओके, और लेंथ को मेजर करना है तो मीटर स्केल का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, और टाइम को अगर मेजर करना है तो वॉच का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा.
ओके, सो क्या रहती है हमारे पास, फिजिकल यूनिट्स आर दोज स्टैंडर्ड यूनिट्स विच आर चूजन टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड्स। अब इनके कुछ डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं जिनको अगर कोई फिजिकल यूनिट अगर पूरा कर पाती है तभी वो क्या करते हैं, हम उसको अपनाते हैं। ओके, फर्स्टली इट इज वेल डिफाइंड, ये अच्छी तरीके से डिफाइंड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठाया और उसको हमने यूज करना स्टार्ट कर दिया और उसी को हम इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल बोल देते हैं, ऐसा नहीं होता है। इसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होनी चाहिए कि इस पैरामीटर के ऊपर इसकी वैल्यूज ये रहती हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज इट शुड बी ऑफ कन्वीनियंट साइज। साइज क्या रहना चाहिए, इसका कन्वीनियंट रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 किलोग्राम वेट को हमें मेजर करना है और उसके लिए हम एक बड़ा सा पत्थर उठा के घूम रहे हैं। ओके, कन्वीनियंट साइज होना चाहिए, उसका साइज भी कन्वीनियंट हो, वेल डिफाइंड हो। नेक्स्ट वन इज इट शुड नॉट बी चेंज विद टाइम, टाइम के साथ चेंज ना हो। ऐसी क्वांटिटीज का यूज करना है हमें जिनका टाइम के जो टाइम के साथ में चेंज नहीं होती। जैसे अगर सपोज आज से लगभग 10 साल पहले की अगर बात करते हैं तो उस टाइम पर डिजिटल जो हमारे पास वेइंग मशीन्स हैं वो बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होती थी और हमारे पास एक बैलेंसिंग मशीन होती थी जिसकी हेल्प से हम क्या कर पाते थे, वेट कर पाते थे। और वहां पर हमें वेट्स का इस्तेमाल करना होता था। सपोज 20 किलोग्राम का वेट है, 10 किलोग्राम का वेट है, 5 किलोग्राम का वेट है, तो उन वेट्स के ऊपर टाइम के साथ उन वेट्स के ऊपर टाइम का इफेक्ट होता था। कैसे कि वो आयरन से बने हुए होते थे और आयरन की बनी हुई चीजों के ऊपर रस्ट लगता है और रस्ट लगने की वजह से कुछ ना कुछ अमाउंट में वो आयरन उससे आयरन क्या हो जाता है, अलग हो जाता था, जिसकी वजह से उसका वेट हर 2 या 3 साल के बाद में 1 ग्राम या 2 ग्राम या फिर 3 ग्राम से कम हो जाता था। ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ता था, उन वेट्स को बार बार क्या करना पड़ता था, हमें म्युनिसिपल कमेटी लेके जाना पड़ता और उनको फिर से उसके अंदर एक जस्ते का टुकड़ा डाला जाता जिससे कि उसका प्रॉपर वेट किया जा सके। ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए हमारी फिजिकल यूनिट्स के साथ कि वो टाइम के साथ में चेंज हो जाए। ओके, तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हमारे चेंज नहीं होने चाहिए, बट इन आज के टाइम के अंदर हम डिजिटल पैरामीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। डिजिटल वेइंग मशीन्स हैं तो उनमें किसी तरह की जो एरर आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके, तो वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट वन इज इट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल। मींस कोई भी फिजिकल यूनिट है और सपोज ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हमारे पास एक ही प्रेजेंट है। ओके, और उसे आसानी से दोबारा बनाया जा सके, ऐसी हमारे पास फिजिकल यूनिट प्रेजेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल। इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने अपने पास कोई सपोज 5 kg की मेजरमेंट के लिए एक अलग से इंस्ट्रूमेंट बना के रख लिया और उसी से हम क्या करते जा रहे हैं, मेजरमेंट करते जा रहे हैं। अगर हम उससे उस सब्सटेंस से मेजरमेंट करने लगते हैं, सपोज यहाँ पर मेजरमेंट कर रहे हैं और किसी और जगह पर जाकर के अगर उससे हम मेजरमेंट करते हैं तो हो सकता है कि वहाँ के लोग उसकी मेजरमेंट को अच्छा ना माने या फिर बोल दें कि ये कम है या फिर ज़्यादा है, मेजरमेंट होती है इससे। सो ये इस तरह का इफेक्ट नहीं आना चाहिए। सो जो भी हम फिजिकल यूनिट का यूज कर रहे हैं वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन इज इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल। मतलब कि ये हमारी पहुंच के अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें सपोज वेइंग मशीन की रिक्वायरमेंट है और उसे खरीदने के लिए हमें पेरिस जाना पड़ रहा है, इंडिया के अंदर अवेलेबल ही नहीं है। हर एक जगह पर इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। ओके, सो दीज आर द फिजिकल यूनिट्स एंड देयर डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। on the other hand, physical units are further divided into two parts. First one is fundamental units and next one is derived units. Fundamental units are like fundamental quantities. Okay, fundamental units are like fundamental quantities, as fundamental quantities do not depend upon the other physical quantities. Like in the same manner, fundamental units are those units which does not depend upon the other physical units. Okay, they have their own independent unit. Like we have 7 fundamental quantities like length, mass, time, temperature, electric current, amount of substance and the luminous intensity. Like that one we have their 7 fundamental units: mass, length, time, and the unit of mass is kilogram, unit of length is meter,
and unit of time is second, unit of temperature is Kelvin, amount of substance is measured in mole, luminous intensity is measured in candela, and the electric current is measured in ampere. Okay, so these are the fundamental quantities, fundamental units. And on the other hand, we have derived units. Derived units are those units which are derived from the fundamental units. Suppose we are talking about the force. We have taken the example of force. Now let's suppose we have taken here an example of acceleration. Taken an example of acceleration. Acceleration is equals to velocity upon time. Velocity upon time. Okay, and velocity is again displacement upon time, and it is again time. So it can be represented as displacement upon time square. ओके, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर. यहां से अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है, और लेंथ हमारे पास क्या होती है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है. सेम टाइम भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है. तो हमने यहाँ पर क्या किया, दो फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके एक तीसरी तीसरी यूनिट्स यहाँ पर हमने डिफाइन कर दी, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट के लिए यूनिट क्या रहती है हमारे पास, मीटर. टाइम के लिए क्या रहेगी, सेकंड स्क्वायर. तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी एक नई ड्राइव्ड क्वांटिटी की, जो कि क्या है, एक्सेलरेशन है. ओके, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, नई यूनिट्स को ड्राइव करते हैं विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स. ओके, सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. थैंक यू.